अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है। कई दिन से रूपोश तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को आज लाहौर में घर के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि असद कैसर के तर्जुमान का बयान सामने आया है कि असद कैसर और परवेज खटक से रब्ता नहीं हो रहा है। असद कैसर और परवेज खटक सुबह 11 बजे किसी से मिलने नामालूम मकाम पर गए थे, जबकि इमरान खान का कहना है कि परवेज खटक और असद कैसर को इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया था और फिर उन्हें वहीं सेफ हाउस में बिठा लिया गया। जबकि परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी के मुताबिक परवेज इलाही को उनके घर के कंपाउंड से निकलने के बाद गिरफ्तार किया गया। इस कंपाउंड में चौधरी शुजात, परवेज इलाही और उनके भाइयों का घर है। परवेज इलाही गुज़िश्ता कई दिनों से इसी कंपाउंड में रूपोश थे। उन्हें पैगाम पहुंचाया गया कि मामला मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रईस अंसारी के मुताबिक पुलिस को यकीन था कि परवेज इलाही इसी कंपाउंड में है, इसलिए पुलिस ने इस कंपाउंड को पहले से घेरे में लिया हुआ था और फिर जब परवेज इलाही कंपाउंड से बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सहाफ़ी मुनीर फारूक के मुताबिक पुलिस के पास ये इतला थी कि आज परवेज इलाही कंपाउंड से बाहर निकलेंगे और जैसे ही वो कंपाउंड से बाहर निकले तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा गया, लेकिन जब बाहर निकलने से इनकार किया गया तो बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे पर सुराख किया गया और फिर गाड़ी को खोला गया और परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही घर से फरार की कोशिश में पकड़े गए हैं, जबकि तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में एंटी करप्शन को मतलूब थे। परवेज इलाही की जमानत चंद दिन कबल एंटी करप्शन अदालत ने मनसूख कर दी थी। कई दिन से परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर उनके बेटे मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया था, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था कि चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर लें, हमने इमरान खान का साथ देना है। 3 दिन पहले मेरे वालिद और वालदा ने यही चीज़ दोहराई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमों में गिरफ्तार किया है। हम इंशाअल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि अब तक तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनमें से सिर्फ वही रहनुमा बाहर आए हैं जिन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं, और जो रहनुमा इमरान खान के साथ खड़े हैं वो अभी तक जेलों में हैं और उनमें पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, जबकि कई ऐसे रहनुमा भी हैं जो गिरफ्तारी के खौफ से मंजर आम से गायब हैं। परवेज इलाही भी कई दिन से गिरफ्तारी से बच रहे थे। पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी, लेकिन जब वो रूपोश थे तो इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी, मगर उसमें परवेज इलाही को शामिल नहीं किया था, पार्टी सदर को शामिल नहीं किया था और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। वोट बैंक तो इमरान खान के पास है, मगर पार्टी के टिकट होल्डर्स और रहनुमा कहाँ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ साथ सबकी नज़रें इमरान खान के वोट बैंक पर भी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और 9 मई को तहरीक इंसाफ से अलग होने वाला धरना पंजाब में मुतहर्रिक है। पीटीआई से अलग होने वाले धरने की कोशिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहें और इमरान खान के बयानिए से दूर भी हो जाएं, लेकिन इमरान खान का वोट बैंक भी उन्हें मिल जाए और तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले इलेक्टेबल्स को भी अपने साथ मिला लें। मगर खुद इमरान खान वादे कर चुके हैं कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट बैंक उनका है, वो जिसे टिकट देंगे वही कामयाब हो जाएगा। इलेक्टेबल्स की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ उनकी पार्टी के टिकट की अहमियत है। उन्होंने आज भी दोहराया है कि जो मुझे छोड़कर जा रहे हैं वो इलेक्शन हारेंगे, लेकिन हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले और तहरीक इंसाफ में अभी भी मौजूद कुछ रहनुमाओं से बात की है और इस सारी सूरत हाल में उनकी राय मालूम करने की कोशिश की है। कल शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी के साथ अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले एक रहनुमा से भी बात की है और इन मुख्तलिफ रहनुमाओं को खदशा है कि इमरान खान शायद ना अहल हो जाएंगे और फिर गिरफ्तार भी हो जाएंगे और फिर पकड़ धकड़ का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा और तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स ना कैंपेन कर पाएंगे और ना ही इलेक्शन के दिन पूरी तरह अपने हलकों में मुतहर्रिक रह पाएंगे, इसलिए इलेक्शन ही हार जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ बिखर सकती है। इन रहनुमाओं का दावा है कि खुद इमरान खान ये दावे तो करते रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को एक इदारा बनाएंगे और लीडरशिप का निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर अमल नहीं किया और आज तहरीक इंसाफ सिर्फ उन्हीं का नाम है और कोई ऐसा लीडर नहीं कि जिस पर वोटर सपोर्टर इमरान खान के अलावा मुत्तफिक हो सके। और यही वजह है कि पीटीआई के रहनुमा खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में इमरान खान माइनस हो जाते हैं और गिरफ्तारी की सूरत में उनका पार्टी से राब्ता कट जाता है तो पार्टी बिखर जाएगी और आसिफ अली जरदारी, नून लीग और जहांगीर तरीन एक मंडी लगाकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने साथ शामिल करेंगे। लिहाजा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होने से पहले इस वक्त सबकी नजरें इमरान खान के वोट बैंक पर हैं। जो रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान का वोट बैंक उन्हें मिल जाए।
कल फवाद चौधरी के साथ अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले एक रहनुमा के मुताबिक फवाद चौधरी ग्रुप का जहांगीर तरीन से भी राब्ता है, मगर उनको भी ये अंदाजा है कि जहांगीर तरीन के साथ जाने की सूरत में उन्हें इलेक्शन में फायदा नहीं होगा, इमरान खान का वोट बैंक नहीं मिलेगा और खुद जहांगीर तरीन का अपना कोई वोट बैंक नहीं है और तहरीक इंसाफ का वोटर जहांगीर तरीन और इमरान खान के आपस में इख्तलाफात की वजह से किसी सूरत जहांगीर तरीन के साथ शामिल होने वाले रहनुमाओं को वोट नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा सिस्टम सामने लाया जाए कि अगर इमरान खान माइनस हो भी जाए तो पार्टी अपनी जगह इलेक्शन लड़ सके और वोट बैंक कायम रह सके, वरना ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि नवाज शरीफ और जरदारी के मुकाबले में इमरान खान का वोट हमारे पलड़े में आ जाए। फवाद चौधरी के साथ शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले एक रहनुमा ने बताया है कि मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी को बताया गया कि तहरीक इंसाफ के अरकान पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, मंडी लगी हुई है, बजाय इसके कि मंडी लगी रहे हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए और पीटीआई को बिखरने से बचाना चाहिए। इमरान खान के साथ सब कुछ चला जाएगा, ना उन्हें कुछ मिलेगा और ना हमें कुछ मिलेगा। इमरान खान को भी यह बात समझाई जाए और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को समझाएं कि वो फिलहाल एक तरफ हो जाएं, खुद को माइनस कर लें और पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए जाएं और मामला आगे बढ़ाए जाएं। इमरान खान को समझाया जाए कि आप तो वैसे ही गिरफ्तार हो जाएंगे और सब बिखर जाएगा तो क्या फायदा होगा, इसलिए बेहतर है कि उसी तरह फिलहाल -1 को कबूल कर लें जैसे नवाज शरीफ ने किया था और पार्टी को आगे बढ़ने का मौका दिया था। और ये उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक इमरान खान खुद वोटर सपोर्टर को ये बात नहीं समझाएंगे, क्योंकि वोटर सपोर्टर और किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं होगा। जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दूसरा मशवरा ये दिया गया कि अगर इमरान खान नहीं मानते और इसी रास्ते पर चलते रहते हैं तो सब तबाह हो जाएगा। इसे शाह महमूद कुरैशी आगे बढ़ें, पार्टी को संभालें, जिन रहनुमाओं ने अभी पार्टी छोड़ी है और जो अब भी पार्टी में हैं उनसे बात की जाए और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात की जाए, शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने का रास्ता निकाला जाए और -1 को इस तरह लेकर आगे बढ़ा जाए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट बैंक हमें मिल सके। अब अहम बात यह है कि फवाद चौधरी ग्रुप की ये कोशिशें अब तक बैकफायर करती नजर आ रही हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने फवाद चौधरी की दोनों तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं और वाज़ेह कर दिया कि माइनस इमरान खान कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो इमरान खान को नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई के जिन रहनुमाओं से राब्ते का दावा किया उनमें से कुछ ने फवाद चौधरी से राब्ते की तरदीद कर दी, जबकि कुछ ने वाज़ेह कर दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। पार्टी के दो अहम सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक और असद कैसर ने कल ही फवाद चौधरी से राब्ते की तरदीद कर दी। हालांकि फवाद चौधरी ने कहा था कि इन दोनों रहनुमाओं से भी राब्ता किया गया है और बाकी रहनुमाओं ने भी पैगाम दिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आज असद उमर ने भी इस हवाले से कहा है कि फवाद चौधरी जो कर रहे हैं मैं उसमें एक्टिव नहीं हूँ। फवाद साहब एक्टिव हुए हैं, वही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आप एक्टिव है कि नहीं? नहीं, वो फवाद साहब जो कर रहे हैं उसमें एक्टिव नहीं। इस पर बात करेंगे। कल फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल के साथ शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ और MNA तहरीक इंसाफ महमूद मौलवी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब बहुत शुक्रिया। तो साहब आप लोगों की जो एफर्ट थी वो तो बैकफायर कर गई है। जितने रहनुमाओं के नाम लिए फवाद चौधरी साहब ने कि उनसे रब्ता हुआ है, उसमें से दो परवेज़ खटक और असद कैसर ने तो कह दिया हमसे रब्ता ही नहीं हुआ है, अब वो खुद गायब हो गए। फिर असद उमर साहब ने कहा कि जी ये फवाद चौधरी का इनिशिएटिव है, बाकियों ने कहा कि हम इमरान खान के डिसीजन के साथ खड़े हैं, तो आपका इनिशिएटिव तो बैकफायर कर गया। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि हम तो उनसे मिलने गए थे, कोई ऐसा ये नहीं था कि कोई ख़ास कोई एजेंडा के हिसाब से मीटिंग हुई और बड़ी खुशाइन मीटिंग हुई और मीटिंग का आउटकम आप मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि मीटिंग में क्या चीज़ें हुई और क्या डिस्कस हुआ। आउटकम इंशाल्लाह मैक्सिमम 2 दिन के अंदर मतलब रोल ऑफ हो जाएगा। साहब आप ज़रा आपने कहा कि आप इस इंटरव्यू में उस पर नहीं बात करेंगे डिस्कस क्या हुआ, मगर ये खबरें तो हैं, ये ना बताइए क्या डिस्कस हुआ और क्या ऑफर किया गया। मगर ये खबरें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मना कर दिया था, आपने जो भी ऑप्शन दिए उन्होंने मना कर दिया कैटेगोरिकली। मेरे ख्याल से अब देखें ये खबरें ही हैं तो मैं इसको खबरें ही समझूंगा, उसकी वजह कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको अगर हाँ बोलूं या ना बोलूं तो वो काफ़ी जो है इशू बन जाएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं करूंगा। जो खबरें हैं वो खबरें रहने दें, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा खबरें कौन सही थी कौन नहीं था क्या था। जब आप 2-3 दिन का कहते हैं इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको कैटेगोरिकली नो नहीं कहा है उन्होंने। 2-3 दिन में जब आप अभी भी उम्मीद रखते हैं तो आप कुछ हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें उसकी वजह ये है कि ये कोई मतलब कोई ऐसी डिसीजन नहीं होती
कि मिनटों में हर देखिए कोई आधा घंटा 45 मिनट की बड़ी खुशाइन मीटिंग रही और मीटिंग में बहुत सी चीज़ों डिस्कस किया गया। कोई एक पर्टिकुलर इशू नहीं था, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बातें हुई, हिस्ट्री के ऊपर बात हुई कि तवारीख़ को भी देखा जाए। मतलब ये जो बातें हुई हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर, जब आपने पार्टी छोड़ी तो आपने ये कहा था या तो खैराती तंजीम बनाऊंगा या फिर नई सियासी जमात बनाऊंगा, आपने ये कहा था। इमरान इस्माइल साहब ने कहा था फ़िलहाल उनका अभी कोई इरादा नहीं है सियासत का, और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा था कि वो फ़िलहाल सियासत का नहीं सोच रहे हैं। फिर ये अचानक एक हफ्ते के अंदर अंदर ये हुआ, तो किसके कहने पर गए थे आप लोग? नहीं, कम से कम किसी के कहने पे नहीं कहते। देखिए, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था और बल्कि मीडिया पे कहा था कि देखें, या तो मैं फलाही काम करूँगा या मैं कोई पार्टी बनाऊँगा, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शंस मैंने दोनों में से कोई भी ऑप्शंस लिए नहीं है और मिलने जाना तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। बड़े पुराने सबकी जान पहचान है। फवाद चौधरी के, आमिर कियानी और इमरान इस्माइल, शाह महमूद साहब के तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। मेरे इतने पुराने नहीं हैं, मगर ये तो बहुत सालों से एक साथ हैं। तो मिलने जाना और डिस्कशन करना ये तो बड़ा नॉर्मल है। मगर ज़रा खैरियत दरियाफ्त करने तो नहीं गए थे ना, जब आप सबने कहा था कि फ़िलहाल कोई सियासत का इरादा नहीं। फिर जहांगीर तरीन से भी रब्ता फवाद चौधरी साहब का हो, फिर वो मिलने जाएं और वो कह रहे हैं कि जी जहांगीर, हम आसिफ जरदारी पर और नून लीग पर नहीं छोड़ सकते, नवाज शरीफ पर नहीं छोड़ सकते इस 25 करोड़ आवाम को। यानी सियासत के लिए गए थे ना, एक सियासी पैगाम के लिए गए थे, जिसका तमाम रहनुमाओं ने जवाब दे दिया जिनका उन्होंने नाम लिया। और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है मौलवी साहब के, मुझे जो छोड़ के गए मैं बता दूँ, आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, जीतेगा वही जिसे मैं टिकट दूंगा। देखिए, ये तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हर आदमी, हर पार्टी का लीडर वो यही कहता है। देखें, जब रेस के अंदर घोड़े दौड़ते हैं ना, तो हर मालिक यही कहता है कि मेरा घोड़ा दौड़ेगा। और उसमें कुछ लोग, कुछ घोड़े जिसको कहते हैं विन करते हैं, कुछ प्लेस में होते हैं, और कुछ घोड़े, मतलब मैं घोड़ों का रेस के ऊपर हूँ, कुछ घोड़े आखिरी में खींच भी लिए जाते हैं। आप ये समझते हैं, घोड़ा भी कभी कभार खींचा जाता है। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में सियासत हो रही है कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना होगा नहीं, वो टिकट दे भी देंगे तो बहुत सारे टिकट खींच लिए जाएंगे, ये सूरत हाल होगी, इसलिए आसान नहीं है तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन हो रहा हो? देखिए, इलेक्शन जो मैं देख रहा हूँ वो अक्टूबर में देख रहा हूँ। और आप ये देखें ना, इस वक्त माहौल देखें, कुछ जो MNAs और MPAs हैं काफ़ी हद तक, मतलब कुछ इधर जाने की बात कर रहे हैं, कुछ उधर जाने की बात कर रहे हैं, कोई नई पार्टी की बातें हो रही हैं। उसके अलावा बाकी लोग भागे हुए हैं। अभी मैं आपको कराची का ही मिसाल दे दूं, कराची के मेयर के इलेक्शंस हुए, देखें ना, नताइज आपके सामने हैं। इतनी MNA और इतने MPA रखने के बावजूद कराची में क्या पोजीशन आई है, तो इसके ऊपर मतलब ये तो देखें, चीज़ें सामने बताई जा रही है ना। मगर आपने पार्टी छोड़ते हुए कहा, इलेक्शन में क्या हुआ, मगर आपने पार्टी छोड़ते हुए कहा कि मेरा तो खुद का 500 वोट भी नहीं है, जो भी वोट है मैंने लिया वो इमरान खान का था। फवाद चौधरी पार्टी छोड़ने से पहले कह चुके थे कि मैं तो काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते हम इमरान खान साहब के बगैर। तो अब क्या सूरत हाल बदल गई है अचानक 9 मई के बाद? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, 9 मई के बाद सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए, 9 मई का जो वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल से इस पर सबने तबसरा किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। आज तक मेरी उम्र मतलब 65 साल तकरीबन होने को प्लस आगे पीछे, ठीक है ना, मैंने या आपने भी, मेरे ख्याल से आपकी तो बहुत एज कम है माशाल्लाह, मगर आपने ये नहीं देखा होगा, क्योंकि देखिए फ़ौजी इनके ऊपर हमले, ज़बानी हमले तो कई दफ़ा बातें होती रही, मगर एक्चुअल हमला आप ये देखें ना, कौन सोच सकता है। ये तो ख्वाहिश जो थी, ये तो दुश्मनों की ख्वाहिश थी कि वो फ़ौजी असासों पे हमला कर लें। मगर अगर आज साहब आपने ये बात अपनी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, मगर आपने साथ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात की। आपने कहा कि पार्टी की एक मीटिंग में ये बात हो रही थी कि खान साहब को कुछ हुआ तो हम GHQ की तरफ जाएंगे, तो मैंने मना किया कि भाई क्या आप सिविल वॉर चाहते हैं, ऐसा क्यों करेंगे। यानी कि ये 9 मई से पहले ये बात पार्टी के अंदर डिस्कस हो रही थी, ये प्लान बन रहा था GHQ की तरफ जाने का या मिलिट्री तनसीबात की तरफ जाने का।
देखिए, मैं आपको इस पे बड़े वाज़ेह कैटेगोरिकली कह दूं कि कुछ लोगों के, ठीक है ना, व्यूज़ ये थे जिसके ऊपर मैंने ओपनली कहा था कि अगर ये मेरे लफ्ज़ है, ऑब्वियसली बड़ी छोटी दुनिया सब, मैंने कहा इफ़ वी गो फॉर दिस इट वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर द पार्टी एंड वी मे हेड फॉर अ सिविल वॉर। इसमें क्यों कि देखिए, अगर ये वाकई में कंट्रोल नहीं होता तो ये सिविल वॉर की तरफ था, मगर हाँ, ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि फ़ौरन कंट्रोल हो गया। सब तो एज ऑफ नाउ 9 मई के बाद जब आप कहते हैं कि सिचुएशन बदल गई है, पहले सिचुएशन अलग थी, तो आप क्या ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन में नहीं जा सकती है, तो बेहतर है कि वो इस वक्त साइड में हो जाएं और चीज़ों को आगे चलने दें? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, साइड में होना तो कोई हल नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद कहा था, देखिए केसेस चल रहे हैं, अगर वो तो वक्त ही बताएगा कि अगर खान साहब को किसी केस में, देखिए ना, जैसे नवाज शरीफ को नाहल किया गया था, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बेनज़ीर साहिबा नाहल हुई थी, मतलब हुई थी, उनको मतलब पार्टी छोड़ के उन्होंने अमीन फ़हीम साहब को हैंड ओवर किया था। मतलब कोई एक अजूबी बात तो नहीं है। हो सकता है खान साहब ने खुद कहा कि भाई अगर ये होगा तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को हैंड ओवर करूँगा। तो इस वक्त बेहतर है कि अपनी गिरफ्तारी से पहले हैंड ओवर कर दें, आप समझते हैं? वो खुद देख रहे हैं। हाँ, अगर उनके इर्द गिर्द जो लोग उनको कुछ गलत मशवरे जो इस पास्ट में भी देते आए, अगर वो सुनते आएंगे तो देखें ना, आज पार्टी किस पोजीशन में खड़ी है, वो कुछ लोगों के गलत मशवरों से ही है ना। आप ये देखें ना, ये तो सबको आज नज़र आ रहा है, होता हमेशा यही है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आपका मशवरा क्या है इमरान खान साहब को, इस वक्त उन्हें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि पार्टी छोड़ चुका हूँ तो मैं उनको इस वक्त मशवरा देना नहीं चाहूँगा। आप पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन, आप पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन से कल मिलने गए थे पार्टी छोड़ने के बावजूद। हाँ नहीं जी, बिल्कुल, मैं वो एक दोस्त के हैसियत में गया था। मैं खान साहब को मशवरा नहीं देना चाहूँगा। खान साहब बहुत ही कदावर पॉलिटिशियन है और उनके पास काफ़ी अभी जो है, मगर आप लोगों ने शामिल कुरैशी साहब को से आप बात, मगर आप लोगों ने शामिल कुरैशी साहब को यही मशवरा दिया? देखिए, मैं बताऊं, हम शाह महमूद कुरैशी साहब तो हम सबसे कदावर पॉलिटिशियन है। उनको 40 साल इस फील्ड में हो गया है और उनका तजुर्बा एक पिछले पॉलिटिकल पार्टी का भी है, तो ये बड़े कदावर सियासतदान है। उनका विजन और उनके व्यूज़ की मैं बड़ी कदर करता हूँ। मगर आपके व्यूज़ तो आपने यही पहुंचाया, क्योंकि ज़रा आपकी तो दोस्ती भी नहीं उनसे, आपने बताया देरीना ताल्लुक तो दीगर रहनुमाओं का था, मगर आप फिर भी साथ गए, हालांकि आपने भी पार्टी छोड़ी, तो आपने यही व्यूज़ आप सबने उनको दिए कि बेहतर है कि जो अमीन फ़हीम वाला मॉडल था या जो नवाज शरीफ साहब के केस में मॉडल था उसके तहत आगे चला जाए, पार्टी को तितर बितर होने से बचाया जाए फ़िलहाल, ताकि जो मुकाबला किया जा सके PDM का। सर, इसके ऊपर मैं ये कमेंट नहीं करूँगा कि किसने क्या व्यू दिया और किसने मैंने क्या दिया, तो इसके ऊपर मैं माजरत से आपसे मैं इस पर खामोशी इख्तियार करूँगा। बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आगे क्या होने जा रहा है इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। परवेज खटक ने पार्टी का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है। अब से कुछ देर पहले ये बात सामने आई थी। इमरान खान ने इस बात पर तनकीद की थी कि मैंने जो मुज़ाकराती कमेटी से 2 लोग भेजे थे मुज़ाकरात करने के लिए, मगर वो उसके बाद उनका पता नहीं चल रहा है। फिर असद कैसर के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो असद कैसर हैं उनका नहीं पता चल रहा है। मगर अब परवेज खटक ने बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू की, कोई सवाल जवाब नहीं लिए और ये ऐलान कर दिया है कि मैं पार्टी ओहदा छोड़ रहा हूं। परवेज खटक उस मुज़ाकराती टीम में शामिल थे जिसका इमरान खान ने ऐलान किया था। उसमें से शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ रूपोश थे। परवेज खटक और असद कैसर भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। आज
इमरान खान बताते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात के लिए भेजा और फिर परवेज़ खटक अचानक मीडिया के सामने आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं। पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ। मुनीर साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। आप मुसलसल कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ डेवलपमेंट सामने आएंगी। परवेज़ खटक साहब आज अचानक सामने आते हैं। हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं तो मुज़ाकरात के लिए गए थे, असद कैसर भी गए थे, पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, यानी चंद घंटों में ही ऐलान कर दिया कि वो मुज़ाकरात करने गए थे। क्या हुआ ये? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा था बार बार कि जो सूरत हाल बनी है, एक तो परवेज़ खटक साहब खैर इस पूरे हुकूमत में भी इमरान खान साहब से खुश नहीं थे और इमरान खान साहब ने उनके साथ एक ये ज़्यादती की थी कि उनको वज़ारत आला नहीं दी। दूसरा, फिर उनको खुद और आज़म खान साहब जो उनके सेक्रेटरी थे उनके हाथों ह्यूमिलिएट भी किया। फिर इस तरीके से भी उनकी ह्यूमिलिएशन होती रही कि उन जैसे सीनियर लोग मौजूद होते थे और इमरान खान के स्टैंडिंग आर्डर थे स्पीकर असद कैसर को कि आपने इसके बाद मुराद सईद अमूमन उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो वो नाराज़गी तो अपनी जगह पे थी और उससे एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि इस पूरे अरसे में परवेज़ खटक एक समझदार इंसान है और वो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ परवेज़ खटक का मामला नहीं है, उनके बारे में तो बिल्कुल हतमी यकीन था। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना असद कैसर इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, ना शाह परमान साहब रहेंगे और ना कोई दूसरा प्रोमिनेंट रहनुमा रहेगा, क्योंकि इमरान खान साहब 9 मई ने तो फिर जल्दी पे तेल का काम किया, बल्कि कुछ अरसे से इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपना लिया था, ये सब लोग उस बयानिए के मुखालिफ थे। अलबत्ता इमरान खान साहब न इख्तलाफ करने का मौका देते हैं और न सुनते हैं। मगर साफ़ी साहब, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से ज़ाहिर परवेज़ खटक साहब की अनाउंसमेंट आई है, मगर कुछ रहनुमा जो गिरफ्तार हैं, शहरियार आफरीदी अली मोहम्मद खान साहब हों, वो रिहा होते हैं, दोबारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मगर क्या खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है एक बड़ी उखाड़ पिछाड़ हो सकती है? मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी उखाड़ पिछाड़ होगी और अब परवेज़ खटक के फैसले के बाद बहुत बड़ी उखाड़ पिछाड़ वो लोग इंतजार कर रहे थे, परवेज़ खटक की तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये जो जितना भी ग्रुप है उन्होंने अपना मुस्तकबिल नती किया हुआ था परवेज़ खटक के साथ और परवेज़ खटक की कोशिश ये थी कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाए पीटीआई के अंदर सूबे की सतह पे। तो वो बाकी लोग इनका इंतजार कर रहे थे। अब जब उस हैवी वेट ने और एक अनअनाउंस लीडर ने फैसला कर लिया है तो आप देख लेंगे कि अगले 1-2 दिन में बाकी लोगों की बड़ी तादाद भी छोड़ देंगी। अच्छा, मगर खान साहब ने आज भी कहा कि जो छोड़ के जा रहा है मैं उन्हें बता दूं कि आप इलेक्शन हारेंगे, इलेक्शन वही जीतेगा जिसे मैं टिकट दूंगा। तो आपको लगता है कि यहाँ से नुकसान तो फिर परवेज़ खटक का और उन रहनुमाओं का है जो छोड़े हैं? वो अभी भी कह रहे हैं कि इतने मैंने टिकट दिए पंजाब के भी असेंबली के, कितने रहनुमा छोड़ के गए? देखिए, एक तो ये है कि ये परवेज़ खटक और शाह फरमान और असद कैसर और इस तरह के लोग जो है ये कोई बच्चे नहीं हैं। इमरान खान साहब ने सियासत खुद नहीं की है, उनके लिए सियासत दूसरे लोगों ने की है, उनके लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमेशा दूसरे लोगों ने की है। ग्राउंड पे लोगों के साथ इनका ये वास्ता है। तो एक तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वो नहीं रही। दूसरा, इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर रहेंगे और खुद कैंपेन चलाएंगे और टिकट देने की पोजीशन में होंगे तब ही वो चलेगा। अब तो जाहिर बात है इन सब लोगों पे वाज़े हो गया है, इन्होंने पिछले सालों में जो हुकूमत की है तो वो हुकूमत इस तरह की है कि ना उन्हें नैब का डर था, ना उन्हें मीडिया का डर था, ना उन्हें एजेंसियों का डर था और सबकी कमजोरियों के अंबार जो है वो पड़े हुए हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास। तो इमरान साहब तो ये बात तब कर सकेंगे कि वो खुद इलेक्शन में हो, वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, वो कैंपेन करे, वरना ये लोग बच्चे थे जो उनकी पार्टी को छोड़ रहे थे। कल तक आप देख रहे थे कि उनसे एक मुलाकात के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते थे और फिर टिकट के लिए भी करोड़ों रुपए दिए जाते थे। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि अगले इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब भी जेल में होंगे, वो डिस्क्वालिफाइड भी होंगे,
और पार्टी भी मैदान में मौजूद नहीं होगी। असद कैसर का क्या स्टेटस है, वो भी नजर आ रहे थे, बहुत ही मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की परवेज खटक ने। असद कैसर नजर आ रहे हैं, उनकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। देखिए, असद कैसर साहब बहुत पुराने साथी रहे इमरान खान के, लेकिन असद कैसर भी इस लिहाज से नाराज होते थे कि एक तो पहली मरतबा उन पे फौकियत दी गई परवेज खटक को, दूसरी मरतबा उन पे फौकियत दी गई महमूद खान को, फिर असम्बली में भी उल्टा उनको पाबंद किया गया था कि वो बाकी लोगों से, मुराद सईद और इफ्तिखार दुरानी, इस तरह के लोगों से हिदायत लेते रहे। लेकिन असद कैसर तो इस मामले में इतने मोहतात है कि उन्होंने असम्बली की तहलील का फैसला जो उन्होंने फिर कासिम सूरी से करवाया, वो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। और फिर 9 मई से पहले का जो बयानिया था वो उसके भी हामी नहीं थे, मजबूरन कभी कभी इजहार कर लेते थे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि 9 मई के बाद असद कैसर जैसे बंदे उनके साथ चल सकेंगे, तो वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे जिस पे परवेज खटक जाएंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। एक और सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मुज़ाकराती कमेटी से जिन 2 लोगों को बकौल इमरान खान साहब ने उन्हें भेजा था, वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। परवेज खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आम डेवलपमेंट हुई है, मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉलर की कदर में ओपन मार्केट और इंटरबैंक के रेट में फ़र्क मुसलसल बढ़ रहा था, मगर आज उसमें वाज़ेह और अचानक तब्दीली नजर आई है। ओपन मार्केट में डॉलर जो कल तक 312 रुपये का था, आज 299 रुपये का हो गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर का रेट 285 रुपये पर बरकरार है। और इस सब के पीछे यह वजह बताई जा रही है कि गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को बैरूनी क्रेडिट कार्ड्स की सेटलमेंट इंटरबैंक के रेट पर करने की मंजूरी दी, जिसके बाद कमर्शियल बैंकों को कार्ड्स पर बैरूनी अदायगियों के लिए ओपन मार्केट से महंगा डॉलर खरीदकर सेटलमेंट करने के बजाय इंटरबैंक रेट पर डॉलर खरीदकर सेटलमेंट करने की इजाज़त मिल गई। ये इजाज़त स्टेट बैंक ने 31 जुलाई तक दी है। स्टेट बैंक की जानिब से इस कदम को एक्सचेंज कंपनीज खुशाइंद करार दे रही हैं। दूसरी तरफ मौजूदा IMF प्रोग्राम की मुद्दत में सिर्फ 29 दिन बाकी रह गए हैं और इतलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि नवा जायजा 30 जून से पहले मुकम्मल कर लिया जाए और फिर फौरी तौर पर IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू किए जा सके। इस हवाले से आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक हुकूमत IMF के मौजूदा प्रोग्राम के तहत बकिया रिव्यूज़ यानी 10वां और 11वां रिव्यू पूरा किए बगैर मौजूदा प्रोग्राम खत्म करना चाहती है और बजट के फौरी बाद IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने पर गौर कर रही है। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नवे रिव्यू पर मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हैं, लेकिन इस हवाले से स्टाफ लेवल मुआहिदा होना भी बाकी है। 30 जून से पहले आखिरी 2 रिव्यूज़ मुकम्मल करना नामुमकिन है, जबकि हुकूमत ने मौजूदा प्रोग्राम में तोसी न मांगने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक इसाकदार की क़यादत में वज़ारत ख़जाना ने बजट के बाद नए प्रोग्राम के लिए IMF से रुजू करने का फैसला किया है, जबकि ज़राए का कहना है कि अगर मौजूदा हुकूमत अगस्त में हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल ना कर सकी तो फिर निगरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात जारी रखेगी। इस हवाले से मुआशी टीम ने काम भी शुरू कर दिया है, जबकि ज़राए का यह भी कहना है कि इस नए प्रोग्राम की शराइत मौजूदा प्रोग्राम की शराइत से भी ज़्यादा सख्त होंगी जो 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तय की थी, जबकि इसकी मुद्दत भी 3 साल से ज़्यादा रखी जाएगी। हमारे साथ चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा द न्यूज़ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये वाकई सिर्फ जो कल फैसला हुआ कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स अपनी क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट इंटरबैंक से डॉलर लेके कर सकते हैं, उसकी वजह से इतना बड़ा डिक्लाइन आया ओपन मार्केट में? जी बिल्कुल, यही वजह है। कल जब डॉलर का रेट 315 पे पहुंचा तो मुझे इसाक डार साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया गया इतना फ़र्क क्यों बढ़ा है 30 रुपये। और मैंने उन्हें बताया कि यही वजह है कि डॉलर इंटरबैंक में जो कमर्शियल 5 करोड़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंकों ने पब्लिक को इशू किए हुए हैं, उनकी पेमेंट जो है वो रोज़ाना 10 से 15 मिलियन डॉलर की डिमांड है उनकी, जबकि हमारे पास सिर्फ सप्लाई सिर्फ 5 से 7 मिलियन डॉलर है। तो इसकी वजह से हर बैंक चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी डिमांड पूरी करे और रेट को उन्होंने रेस लगाई हुई है। इसको जो है हमारे पास इतने डॉलर नहीं कि हम उनको दे सकें, तो उसके लिए इसाक डार ने फौरी तौर पे गवर्नर स्टेट बैंक से बात की और कल उन्होंने आपको पता है सर्कुलर जारी किया कि जो आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंटर बैंक से ख़रीदेंगे, मार्केट से नहीं ख़रीदेंगे। तो ये उसी का नतीजा है और मैं समझता हूँ इसमें आने वाले दिनों में डॉलर का रेट और भी गिरेगा। अभी जिन लोगों ने 315 का डॉलर ख़रीदा हुआ है वो अभी बेचने में हिचकिचा रहे हैं और इस उम्मीद पे बैठे हैं कि दोबारा शायद डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो हम बेचेंगे, तो लेकिन बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला है। और जो बात है इस वक्त
एक्सचेंज कंपनी की सप्लाई की, वो मैंने रिक्वेस्ट की है। ब्लैक मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा तादाद में लोग अपनी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे फ्री हैंड दिया जाए। और उसके जो फेडरल का कानून है वो खुद ये कहते हैं कि $15,000 तक आप। जी मलिक मोहसिन साहब, मगर मसला ये है कि ये मसनूई तो नहीं है, क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि ओपन मार्केट में गिरा था, मगर फिर एक ब्लैक मार्केट पैदा हो गई और वो 25-30 रुपए ऊपर थी, और ओपन मार्केट में रेट तो था कम मगर मिलता नहीं था, और ब्लैक मार्केट का रेट ऊपर होने की वजह से रेमिटेंसेस भी गिर गई और मुसलसल हमने देखा मसाइल सामने आए। तो ये मसनूई है या फिर मिलेगा भी? अगर ये रेट है तो मार्केट में दस्तयाब भी होगा डॉलर? नहीं, इनको तो मिलेगा, पब्लिक को तो आज भी मिल रहा है। हमारे पास आज भी सरप्लस था, हमने इंटरबैंक में सिलेंडर किया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो डिमांड है वो हमारी बस से बाहर है, वो बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए मैंने डार साहब को बताया कि आपने अगर इसके ऊपर ड्यूटी ना लगाई, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या बाहर जाकर शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये डिमांड पूरी करना नामुमकिन है। ये इंटरबैंक की बस की बात नहीं है कि 5 करोड़ लोगों को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए आप ड्यूटी लगाएं गैर ज़रूरी ऑनलाइन शॉपिंग के, क्योंकि इस वक्त पहले डॉलर उनको मिलता था 315 से 320 रुपये में, अब उन्हें डॉलर मिलेगा 290 रुपये में। उनके तो वारे न्यारे हो गए, उनको तो 25 से 30 रुपये डॉलर जब सस्ता मिलेगा तो वो अपनी बाइंग बढ़ा देंगे, शॉपिंग बढ़ा देंगे। और उसको रोकने के लिए यही हल है कि उनको भी ड्यूटियाँ लगाई जाएँ, ताकि कम से कम लोग बाहर सिर्फ ज़रूरी अशिया ख़रीदें या वीज़ा फ़ीस है वो चीज़ें ख़रीदें, या कोई IT का मसला है वो पे करें। गैर ज़रूरी फॉरेन एक्सचेंज ज़ाया ना करें। पाकिस्तान एक डॉलर का इस वक्त मोहताज है, और उसकी वजह यही है कि हमारा इम्पोर्ट बिल और लग्जरी आइटम हमारा इतना ज़्यादा है कि हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। और मेहताब अहमद साहब, ज़ाहिर मिक्स सिग्नल्स आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है कि जी नए प्रोग्राम पर काम हो रहा है, नए रिव्यू की कोशिश है, नए प्रोग्राम पर भी काम जारी है। अगर ये ना कर सके निगरान हुकूमत करेगी। कोई उम्मीद है भी नए रिव्यू की? वज़ीर आज़म ने भी बात की थी MD IMF से, कोई उम्मीद है या नहीं है? और एदाद-ओ-शुमार बजट के शेयर करने के बाद भी देखें, 3 इस टाइम इश्यूज़ हैं जिन पे IMF और पाकिस्तान के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन है। एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है। आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इस बात को कंफर्म किया कि IMF अभी तक ये कह रहा है कि $6 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप है, जबकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कहती हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट चूँकि कम हो चुका है और $4.5 बिलियन से किसी तौर पे भी ये ज़्यादा नहीं है, चूँकि लास्ट 2 मंथ्स में करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हुआ है। एक तो ये इशू है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरा इशू जो है वो बजटरी नंबर्स हैं। जो बजटरी नंबर्स हैं वो उसमें ये देखना है कि क्या IMF को सेटिस्फाई वो नंबर्स करेंगे और एक ब्रॉडर एग्रीमेंट उन बजटरी नंबर्स पे होगा। हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस बात पे भी कह रही हैं कि ये 9वें जायज़े की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये 10वें जायज़े की थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है कि ये 9वां जायज़ा जो है वो कंप्लीट हो, तो इसलिए हमने वो नंबर्स भी IMF के साथ शेयर कर दिए हैं। और हम IMF की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बजट के नंबर्स हमने शेयर किए हैं ताकि IMF का ये जो 9वां जायज़ा है इसको कंप्लीट किया जा सके। जो तीसरा है वो एक्सचेंज रेट है। एक्सचेंज रेट का जब तक IMF इस बात पे सेटिस्फाई नहीं होगा कि ये फ्री मार्केट में, ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में ये सस्टेनेबल तरीके से और एक एक्सचेंज रेट है, तब तक जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। और ये 3 इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो उसके बाद ही पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। और मतलब ये जो अचानक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर आज हो भी जाए, और ये जो अचानक कहते हैं कि जी हमारे पास प्लान भी है, तरजीह IMF है मगर प्लान भी है, प्लान भी है, या ये ऐसे ही कहा जा रहा है? $4 अरब के तो रिजर्व्स हैं, आज भी वही नंबर आया। देखें, बुनियादी तौर पे आज इस बारे में भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा है जी कि कोई प्लान बी नहीं है। वी आर कमिटेड टू द रिवाइव द IMF प्रोग्राम। हम पूरी तरह से IMF प्रोग्राम को हासिल करने के लिए सरगर्दा हैं। कल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट वो हमेशा जो है वो उनका काम है थिंकिंग करना, तो वो एक ओवरऑल थिंकिंग के हिसाब से उन्होंने जवाब दिया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है कि इस प्रोग्राम को जो है वो रिवाइव किया जाए, लेकिन ये 3 इश्यूज जब रिजॉल्व होंगे तो तब भी ये हुकूमत पाकिस्तान की विश लिस्ट ज़रूर है कि ये तीनों चीज़ें जल्दी से जल्दी हों, बजट से पहले हों, ताकि बजट से पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाए। उसके नतीजे में जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है और जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक होंगे। लेकिन IMF का मैं आपको बता दूं, ये 9वां जायज़ा अगर कंप्लीट हो भी जाए और हम रिक्वेस्ट ना करें तो प्रोग्राम तो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा
और चाहे ये हुकूमत करे या अगली हुकूमत करे, IMF का नया प्रोग्राम तो लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि $25 बिलियन की एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है अगले साल, बिल्कुल ठीक है, और वो IMF की बैकिंग के बगैर पूरी नहीं की जा सकती। और मलिक बोस्तान साहब, जो डॉलर का रेट भी तभी स्टेबल होगा जब IMF का प्रोग्राम होगा। देखो जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये पैरामीटर बन गया IMF का प्रोग्राम, और ये $1 अरब 10 जो $1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने हैं, उसके साथ दोस्त ममालिक ने कोई $23 अरब के जो वादे कहते हैं वो भी पूरे होने हैं। और लोगों ने जो, मैं समझता हूँ हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि IMF को सेटिस्फाई करे, तकरीबन तमाम मुतालबे उन्होंने मान लिए हैं। आपने देखा 28 महीने में पहली दफ़ा करंट अकाउंट सरप्लस हुआ $628 मिलियन। तो अब हुकूमत तो अपनी तरफ से तमाम शराइत पूरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर शराइत पूरी के बाद उनका एक और शराइत लागू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें IMF की तरफ से ज़्यादती हो गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो कल रिक्वेस्ट की, इंटरवीन की, और पिछले दिनों IMF को जब वफ्द आया था, मेरी भी मीटिंग हुई थी। फिर पिछले दिनों फेड रिज़र्व का वफ्द आया था, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई, और उन्हें मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे $100 अरब की हमारी मैशियत तबाह हुई है, 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, फिर भी आप हमारे ऊपर इस वक्त कार्नर कर रहे हैं। पाकिस्तान को कार्नर करना, अमेरिका खुद कार्नर हो जाएगा, पाकिस्तान इस वक्त। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। यानी इस हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान अगले माली साल के बजट अहदाफ का तबादला भी हुआ है, लेकिन सूरत हाल ये है कि हुकूमत इस साल के भी बजट अहदाफ हासिल नहीं कर पाई है। महंगाई हर माह बढ़ रही है और टैक्स टारगेट का शॉर्टफॉल भी हर माह ही बढ़ रहा है। FBR इस माह भी अपना टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सका है, जिसके बाद इन 11 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 433 अरब रुपए पर पहुंच गया है। हुकूमत ने रवा माली साल टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए कर दिया था, जबकि आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमत को यह टारगेट पूरा करने के लिए सिर्फ जून में 1,430 अरब रुपए इकट्ठा करना होंगे। FBR के पास इन 11 माह में टैक्स का हदफ 6,640 अरब रुपए था, लेकिन FBR सिर्फ 6,200 अरब रुपए इकट्ठा कर सका है। मई के महीने में FBR को 621 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना था, मगर FBR टारगेट से 54 अरब रुपए कम, यानी 567 अरब रुपए इकट्ठा कर पाया है। ये टैक्स कलेक्शन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तो ज़्यादा है, लेकिन टैक्स हदफ अभी भी पूरा नहीं हो सका है। हुकूमत इस साल एक मिनी बजट लाने, सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने और मुतादिद अशिया पर 25% करने के बावजूद टैक्स हदफ पूरा नहीं कर पा रही है। जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद में भी 855 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 300 अरब रुपए के शॉर्टफॉल की तवक्को है, यानी टैक्स टारगेट से बहुत कम और खर्चे टारगेट से बहुत ज़्यादा, यानी खसारा टारगेट से बहुत ज़्यादा होगा। जबकि महंगाई में हुकूमत हर गुजरते महीने के साथ एक नया रिकॉर्ड बना रही है और मई के महीने में 38% की महंगाई 1965 के बाद पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 5 माह में एक भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें महंगाई गुज़िश्ता महीने से बहुत ज़्यादा ना हो। दिसंबर में महंगाई 24.5%, फिर जनवरी में महंगाई 27.5%, फिर फरवरी में महंगाई 31.5%, फिर मार्च में 35.5%, फिर अप्रैल में 36.5% और अब मई में 38% की बुलंद तरीन महंगाई रिकॉर्ड हुई है, जो खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत ज़्यादा है। इस महंगाई में भी खाने पीने की अशिया की महंगाई 48.6% है और खाने पीने की अशिया की महंगाई में भी देही इलाकों की महंगाई 52.4% है, जबकि शहरी इलाकों की महंगाई 48.1% है। और शहरी इलाकों में तो अवाम अपने टोटल खर्चे का 30% खाने पीने पर खर्च करते हैं, मगर देही इलाकों में 40% खर्चा खाने पीने की अशिया पर होता है और उनको इतनी बुलंद महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जबकि GDP तरक्की की शरह सिर्फ 0.3% है, यानी अवाम की आमदनी में इजाफा महंगाई के मुकाबले में ना होने के बराबर है और इस महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।